यूपी के कई जिलों में बवाल मचा हुआ था और किसी तरह से हालात पर काबू पाया गया, लेकिन हालात सामान्य होते ही जिला प्रशासन ने अब फिर से धरपकड़ शुरू की है और ऐसी धरपकड़ शुरू की है जिन्होंने दंगे भड़काने की कोशिश की थी उनकी, कि फिर से एक डर बैठ गया है, खौफ बैठ गया है और आक्रोश पनप रहा है, बवाल मचा हुआ है। और सवाल यही है कि आखिर कितना जायज है इस तरह की गिरफ्तारी। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अभी कानून व्यवस्था किसी तरह से सामान्य हुई है कि अचानक से कानपुर, फतेहपुर और कन्नौज में कई लोगों की गिरफ्तारी से लोग बेहद नाराज हैं और आलम यह है कि कई जगह हंगामा भी शुरू हो गया है। आला अधिकारी भी कई जगह अभी कैंप किए हुए हैं और सवाल यही है कि आखिर जब हालात सुधर रहे थे तो अचानक से ताबड़तोड़ गिरफ्तारी की जरूरत क्या थी, और अगर थी तो ये तरीका ही क्या सही था, और भी तरीके हो सकते थे। यूपी में कई जिलों में अभी भी लोगों में आक्रोश। कानपुर, कन्नौज और फतेहपुर में अभी भी दहशत में लोग। ताबड़तोड़ गिरफ्तारी से लोग हुए आक्रोशित। जिला प्रशासन क्यों कर रही है जल्दबाजी? क्या बवाल शांत होने के बाद नहीं कर सकते थे गिरफ्तारी? जिला प्रशासन पर एक बार फिर उठा सवाल। हंगामा अभी भी है बरपा। यूपी में कई जिलों में जो बवाल मचा था उस पर हर जगह काबू नहीं पाया जा सका है। रह रहकर बवाल उठ रहा है। कन्नौज, बांदा, फतेहपुर और कानपुर में बवाल मचा हुआ था। कहीं कहीं तो शांति की खबरें हैं, लेकिन कई जगह अभी भी बवाल मचा हुआ है। बात कर ली जाए फतेहपुर, कन्नौज और कानपुर की, तो यहाँ पर बवाल तो थम गया है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में हालात तनावपूर्ण हैं। ताजा मामला रायपुरवा और संगीत सिनेमा के पास का है। एहतियात के तौर पर यहाँ पर बाजारों को बंद करा दिया गया है। कानपुर में बवाल किसी तरह शांत हुआ था, लेकिन बवाल के बाद अचानक होने वाली गिरफ्तारियों से लोग आक्रोशित हो गए हैं। लोगों का आरोप है कि जो लोग चल नहीं सकते, जिन्हें आंखों से दिखाई भी नहीं देता, उन्हें भी पुलिस उठाकर ले गई है। सवाल यही है कि अभी बवाल थमा ही था कि अचानक ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां क्यों की गयी? अगर उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करनी ही थी तो थोड़ा माहौल को ठंडा होने देते। फिलहाल एक बार फिर से पुलिस प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। तनावपूर्ण इलाकों में फ्लैग मार्च से व्यापारियों के साथ साथ आम लोग एक बार फिर से दहशत में आ गए हैं। मामला केवल कानपुर का ही नहीं बल्कि कन्नौज और फतेहपुर का भी है। कानपुर में हुए दंगे को लेकर उपद्रवियों को गिरफ्तार करने में पुलिस लग गई है, जिसके बाद से महिलाओं ने हंगामा शुरू कर दिया। सवाल यही है कि जब मामला खत्म हो चुका था, अचानक मामले को हवा किसने दी? आखिर कौन है वो लोग जो कानपुर की फिजाओं में दोबारा जहर घोलना चाहते हैं? क्या प्रशासन एक बार फिर से पुरानी गलती दोहरा रहा है? कानपुर में प्रशासन की चूक की वजह से बवाल हुआ, हंगामा हुआ, लेकिन किसी तरह हालात पर काबू पाया जा सका। लेकिन कई लोगों के अचानक ने इसमें आग में घी डालने का काम किया है। बात केवल कानपुर की ही नहीं कर रहे हैं, कन्नौज और फतेहपुर के लोग भी दहशत में हैं। अचानक लोगों की गिरफ्तारी से लोग आक्रोशित हो गए हैं। सवाल यही है कि आखिर जिला प्रशासन क्यों दोबारा दोहरा रहा है गलती? ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। हम ये नहीं कहते कि प्रशासन गलत कर रहा है। प्रशासन का काम करने का अपना तरीका होता है, वो अपने मुताबिक काम कर रहा है,
लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जैसे तैसे तो जिंदगी पटरी पर लौटी है, लोग अपने काम पर निकले हैं और फिर से वही पुरानी 2-3 दिन पुरानी यादें, फिर से वही नाराजगी, फिर से वही आक्रोश, तो कहीं ना कहीं मामला और बिगड़ ना जाए, ये सवाल है। बिल्कुल प्रशासन को गिरफ्तारियां करनी चाहिए और जो इस मामले में कसूरवार हैं उन्हें कानून के मुताबिक सजाएं होनी चाहिए। और एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनका नाम है जलील खान, जो कि कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। जलील साहब, अपनी बात आप रख सकते हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि जो पुलिसकर्मी जिनके ऊपर हजारों रुपया ट्रेनिंग में खर्च होता है और वो हमारी रक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं, जब दो पुलिस ऑफिसर गोली खाए हुए हैं, ये जरूर इतना ध्यान रखें कि बच्चे और बूढ़े और महिलाओं को गिरफ्तारी की श्रेणी में नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो लोग निश्चित रूप से दोषी हैं उनको त्वरित कार्रवाई करते हैं। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है कि जो लोग दोषी हैं, हम भी वही कह रहे हैं कि जो लोग दोषी हैं जिन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया है, सीसीटीवी फुटेज में उनकी तस्वीरें कैद हैं, वीडियोग्राफी जो हुई है मीडिया के जरिए उसमें उनकी तस्वीरें कैद हैं, फोटो जो खींची गई उसमें तस्वीरें कैद हैं, फोन टैप किए गए हैं, ट्रैक किए गए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने इस गड़बड़ी को अंजाम दिया, वो कहीं ना कहीं पकड़ाए जा सकते हैं। और बहुत से तरीके होते हैं प्रशासन के इस तरह के लोगों को पकड़ने के, इस तरह के लोगों को पहचानने के। लेकिन सवाल हमारा यही है कि क्या इन हालातों में, जब 2 दिन ही हुए हैं, जैसे तैसे जिंदगी पटरी पर आई है, तो स्थिति और न बिगड़ जाए? आपका कहना बिल्कुल सही था। हम अपने साथ हमारे 2 खास मेहमानों को भी जोड़ेंगे जो कि लखनऊ से हमारे साथ होंगे। डॉक्टर एसपी सिंह साहब होंगे हमारे साथ, जो कि सीनियर आईएएस हैं, और के बख्श सिंह साहब होंगे जो कि राजनीतिक संपादक हैं, उन्हें हम जोड़ेंगे। लेकिन हम अपने दर्शकों से भी कहेंगे कि टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखेंगे तो हमारे नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बात हमारे सामने रख सकते हैं, हमारे साथ रख सकते हैं, और आपकी बात पूरे प्रदेश तक पहुंचेगी और लोग समझेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं, जान सकेंगे कि आपके मन में क्या है। हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर बवाल हो रहा है और जिन्होंने बवाल किया है और बवाल के बाद आप गिरफ्तार लोगों को करते हैं, उसके बाद उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी या उनके मोहल्ले के लोग फिर माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं कि गिरफ्तारी झूठी हुई है, गलत हुई है, तो किस तरह से प्रशासन उन्हें कन्विंस कर रहा है, यह भी अपने आप में एक बड़ी बात हो सकती है। क्या प्रशासन उन्हें कन्विंस कर पा रहा है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि अगर प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि हम चीजों को दबा देंगे, तो दबाने से कोई भी चीज दब तो जाती है तुरंत, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर आक्रोश बन करके उभरती है। जैसे कि अगर घर में रखा हुआ कचरा, घर में अगर कचरा है तो हम उसे बाहर फेंकते हैं, ना कि उसे ढककर रख देते हैं। ढककर रखने से वो और खराब होता है, सड़ता है और उससे और बीमारी फैलती है। तो ये तमाम सवालात हैं जिन पर हम आज बात करने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने दर्शकों को हम कहेंगे कि हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें जरूर फोन कर सकते हैं। लखनऊ से हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं, डॉक्टर एसपी सिंह सीनियर आईएएस हैं और के बख्श सिंह साहब हैं जो कि राजनीतिक संपादक हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है के न्यूज पर। डॉक्टर एसपी सिंह साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है इस तरह धड़ाधड़ गिरफ्तारियों का, इस तरीके से जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उसका प्रशासनिक तरीका इस वक्त सही है? देखिए, अव्यवस्था का आलम यह है कि जो देखिए दंगा रोकने के लिए, समस्या कानून व्यवस्था की समाधान करने के लिए 2 रास्ते होते हैं जी। एक रास्ता तो है जो निरोधात्मक है, प्रिवेंटिव है, जिसमें इंटेलिजेंस काम करती है पुलिस की, पुलिस निरोधात्मक कार्रवाई करती है ताकि घटना हो ही ना। दूसरा तरीका है घटना हो गई और उसके बाद फिर आप भागदौड़ करते हैं, पकड़ते हैं, कुछ सच्चों को कुछ झूठों को पकड़ते हैं। उसमें क्या है, आक्रोश फैलता है जनता के बीच में, जनता परेशान होती है, कर्फ्यू लगाते हैं आप, और जनता को तमाम जो असुविधाएं वो उनका सामना करना पड़ता है। वो आजकल हो रहा है, ये हो रहा है कि आप जो पेड़ वृक्ष है, जो कारण है, उसकी जड़ को नहीं देख रहे हैं, आप खाली टहनियां देख रहे हैं उसकी, आप सिम्टम्स का इलाज कर रहे हैं, आप उसकी जो कॉज है उसका निवारण नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, इस पर भी हम बात करेंगे। आज जो प्रशासनिक व्यवस्था खराब है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, उसका आलम ये है आज। बिल्कुल, हम आपसे यही सबसे पहले हम ये चाह रहे हैं कि आप इसे एक शब्द में कहें कि क्या ये तरीका फिलहाल जो अपनाया जा रहा है सही है? आप कह रहे हैं कि ये गलत है और हमें इसके कारणों पर जाना चाहिए, लेकिन जो जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, वो आपको क्या लगता है इस मौके पर ऐसा होना चाहिए? देखिए, मैं कौन सी गिरफ्तारियों की आप बात कर रहे हैं? आप चूंकि मैं सुन नहीं पाया था, बीच में ऑडियो प्रॉब्लम हो गया था। जी। गिरफ्तारियां कहां पे, कौन सी गिरफ्तारियों की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, जैसे हम बात करेंगे कानपुर के दर्शनपुरवा इलाके की।
अगर हम मान लें कि 10 लोगों को प्रशासन ने पकड़ा है और पकड़ के लेकर गया है, लेकिन स्थिति ये बनती है कि उनके रिश्तेदार, मोहल्ले के लोग, इलाके के लोग आकर के नारेबाजी करते हैं, गुस्सा जाहिर करते हैं, फिर एक बार माहौल खराब होने की स्थिति बनती है। तो क्या आपको लगता है कि फिलहाल इन हालात से प्रशासन को बचना चाहिए? मेरे हिसाब से अब हालत को बिगड़ने से अगर बचना है तो कम से कम ये जरूर सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी निरपराध व्यक्ति की गिरफ्तारी ना हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर आपने कोई ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी कर लिया है, परिवार की गिरफ्तारी कर लिया जो वास्तव में उस अपराध में या उस दंगे कराने में सम्मिलित नहीं है, तो माहौल और बिगड़ सकता है जी। लोग कहेंगे आप खाली खानापूरी कर रहे हैं, जो वास्तव में दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और यह संभावना बड़ी प्रबल रहती है जब आप किसी दंगा होता है या कोई समस्या पैदा होती है, उसमें जब गिरफ्तारियां आप करते हैं तो गिरफ्तारियों में यह सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक होता है कि वो वास्तव में दोषी है। इस प्रकार की गिरफ्तारियां खाली खानापूरी के लिए की जाना या निर्दोष व्यक्ति को पकड़ लेना, उनके परिवार को तंग करना, इससे माहौल बिगड़ता और है। बिल्कुल, और के न्यूज पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा है कि गिरफ्तारियां होनी चाहिए, जो दोषी उन पर कार्रवाइयां भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि जैसे तैसे माहौल जो सुधरा है वो फिर से कहीं गड़बड़ा रह जाए। हमारा इस प्रोग्राम को करने का मकसद भी है। एक दर्शक हमारे साथ ब्रजेश जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। जी ब्रजेश जी, अपनी बात रखिए। हेलो जी, बताएं। जी, इसके लिए मुख्यमंत्री की बीवी के क्षेत्र में दंगा हुआ है। हेलो जी जी, बताएं। मुख्यमंत्री की बीवी के संसदीय क्षेत्र में दंगा हुआ है, इसलिए मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार है, उसकी बीवी जिम्मेदार है और मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जिम्मेदार है जी। क्यों? उनको नहीं समय रहते काम करना चाहिएगा, मेरा यही कहना है। बिल्कुल, आपने अपनी बात रखी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कौन दोषी है, कौन जिम्मेदार है, ये अभी धीरे धीरे इसका भी खुलासा हो जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में जो कि हमारे मेहमान भी कह रहे थे कि पक्षपात नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी एक जमात के लोगों के, एक सियासी पार्टी के समर्थकों को ही तंग किया जा रहा है और दूसरों को बख्शा जा रहा है। इस तरह की बातें भी आगे सामने आ सकती है। हमारे साथ राजनीतिक संपादक के बख्श साहब भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सिंह साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जब पुलिस इस तरह के मामलों में कार्रवाई करती है, आप किसी बड़े डॉन को अगर पकड़ने जाती है तो बड़े धीरे से उठाती है, पता भी नहीं चलता है, और भी बड़े बड़े अपराधियों को उठाया जाता है, उन्हें बड़े हिसाब से, बड़े आराम से उठाया जाता है। लेकिन इस तरह के मामले में हम देख रहे हैं कि बाकायदा मार्च करके वहां पहुंचा जा रहा है और उठाकर लाया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो शांति बनी है फिर से बिगड़ सकती है, आक्रोश पैदा हो रहा है? ऐसा है कि सबसे दो बातें इसमें सोचनी पड़ेंगी। पहले तो दंगा या कानून व्यवस्था ये सब तभी बिगड़ता है जब सरकार का इकबाल खत्म हो जाए और सरकार की जो राजनीतिक शक्ति है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसी वजह से दंगे भड़क रहे हैं। कन्नौज में भड़का, कानपुर में चली रहा है, जैसा आप बता रहे गिरफ्तारियां। और ये जब बड़े लोगों की गिरफ्तारी होती है, एक राजनीतिक दल जो कि सत्ता में शामिल है उसकी गिरफ्तारी होगी तो दल बल तो ले जाना लाजिमी है। और दूसरी वजह से डॉक्टर एसपी सिंह साहब बता रहे हैं कि आप इनकी जो इंटेलिजेंस व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई। ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंस को मालूम नहीं था, मालूम था इंटेलिजेंस को, लेकिन ये इंटेलिजेंस वाले बताते नहीं। इसी वजह से ये दंगे फैल रहे हैं, कानून व्यवस्था खराब हो रही। बिल्कुल, के बख्श सिंह साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ नरसिंह राय जुड़ गए हैं, रायबरेली से हमारे एक दर्शक हैं, उनसे बात करते हैं। नरसिंह जी, बात रखिए अपनी। बताइए नरसिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? संपर्क टूटा है, हम दोबारा कोशिश करेंगे कि उनसे संपर्क जुड़े। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस तरह के मामलों में अगर कोई बड़ा सियासी व्यक्ति है जो इस तरह के मामले में इन्वॉल्व है तो उसको पकड़ने के लिए दल बल की जरूरत होती है। लेकिन कहीं ना कहीं एसपी सिंह साहब, ऐसा नहीं लगता कि हम फिर से मौका दे रहे हैं लोगों को आक्रोशित होने का, नाराज होने का और उत्पात मचाने का? देखिए, जो सत्ताधारी दल है पूरी तरह से अपने विधायकों को, अपने नेताओं को, अपने जिला अध्यक्षों को काबू में पाने बुरी तरह से, और इसीलिए खुलेआम थानों पे कब्जा करना और थानेदार को पीटना, ये सब चीजें हो रही थी। इससे इनका मनोबल बढ़ रहा है और जो पुलिस बल ले जाना उनके लिए मजबूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि इनकी राजनीतिक इच्छा कानून व्यवस्था को सुधारने की समाप्त हो चुकी है। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति समाप्त न हुई होती तो इस तरह की घटनाएं घटती नहीं। राजनीतिक इच्छा शक्ति की आप बात कर रहे हैं के बख्श सिंह साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि
और भी तरीके हो सकते थे, थोड़ा शहर को अपने रफ्तार में आने देते, शहर को थोड़ा शांत होने देते, ये जो पूरा मामला था लोगों के जहन से उतरने देते, उसके बाद दबिश दी जाती, उसके बाद गिरफ्तारियां होती और धीरे से होती। जो फिजा को बिगाड़ते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, देश को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वक्त अभी सही नहीं है, क्योंकि इससे उन लोगों को और फायदा होता है जो इस पर सियासत करना चाहते हैं। और प्रशासन का जो तरीका है, क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं और प्रशासन हमसे बेहतर जानता है तरीके, लेकिन हम ये निवेदन करते हैं कि जो तरीका आप अपना रहे हैं वो ऐसा हो जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, और किसी को यह एहसास ना हो कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, और उन लोगों को मौका फिर ना मिल जाए जो चाहते हैं कि फिजा बिगड़े, क्योंकि वो तो तैयार बैठे हुए हैं कि एक बार और मामला गर्मा जाए। आने वाला त्योहार का वक्त है, लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं अगर फिजा बिगड़ती है तो मुश्किलें खड़ी होती हैं। डॉक्टर एसपी सिंह और के बख्श सिंह लखनऊ से हमारे साथ हैं। एसपी सिंह साहब, मेरा वही सवाल था आपसे कि आपके मुताबिक तरीके क्या होने चाहिए इस तरह के मामलों में अभी? देखिए, सबसे पहले हम कारणों पे जाएं। जो प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर दंगे हो रहे हैं, 6-7 जगह पर हो चुके हैं, वैसे पूरे साल का अगर देखें तो 250 से ज्यादा दंगे हो चुके हैं जी। तो हर बार दंगे हो रहे हैं। दंगे का कारण क्या हो सकता है? 2 कारण होते हैं दंगे के। एक कारण तो होता है राजनीतिक कारण, कि वोटों के ध्रुवीकरण के लिए जैसे जैसे 2017 पास आ रहा है इस प्रकार के दंगे कराए जाएंगे। तो दंगे कराने में किस पक्ष को लाभ होता है? राजनीतिक दलों को, जो कि सांप्रदायिकता को एक आधार बना के वोट मांगते हैं, उन्हीं को लाभ होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर लगता है कि 2 दलों का फिक्स मैच चल रहा है कि वो दंगे अगर कराएंगे, दंगे कराने से दोनों को लाभ होना है, वोटर्स को। अब होता यह है, मुझे पता है जानकारी, कानपुर की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, आप कानपुर में ही की बात कर रहे हैं। कानपुर में ये जो दंगा हुआ है, इसके साथ साथ कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो अपना सर्वे करा रहे हैं कि बताओ भाई इस दंगों से कितना वोट बैंक बढ़ा हमारा जी, या कितना घटा हमारा। ये सर्वे ऑलरेडी चालू हो गया है। और दूसरा कारण हो सकता है आर्थिक कारण वो होता है जिसमें दंगे कराने के बाद कुछ तत्वों को लाभ मिलता है, आर्थिक लूटने खसुटने का मौका मिलता है, व्यवसाय बढ़ाने का मौका मिलता है, वो आर्थिक कारण हो सकता है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो वर्तमान हालात हैं, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था चौपट है, प्रशासनिक व्यवस्था में कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनता नहीं है, दरोगाओं की तैनाती एसएसपी कर नहीं पाते हैं, दरोगा पुलिस के जो है वो एसएसपी के नियंत्रण से बाहर है, आईजी डीआईजी कोई सुनता नहीं है, थानों में जो दरोगा है वो किसी की नहीं सुनता है, वो पैसे का लेन देन करने के बाद ही काम होता है, जन सामान्य का सामान्य काम थानों में हो नहीं पा रहा है। तो जनता का जो विश्वास है पुलिस प्रशासन में वो उठ गया है। अगर वो मौखिक रूप से कोई बात कहते, जनता को अपील करते, कोई सुनता नहीं, वो कहते झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो किसी जाति का लाभ देना चाहते, किसी धर्म को लाभ देना चाहते। हर थाने में यही हो रहा है, सामान्य व्यक्ति की सुनवाई नहीं होती है। हमेशा दंगा रोकने के लिए जिला प्रशासन का जो इकबाल है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिला प्रशासन का इकबाल महत्वपूर्ण होना चाहिए और उसी से खौफ बनना भी चाहिए। बिल्कुल, उसी से खौफ बनना भी चाहिए और इन हालात में भी खौफ रहना चाहिए उन लोगों पर। अगर गिरफ्तारियां हो रही हैं तो उन लोगों पर जो फिर बलवा करने की फिराक में जो आक्रोश दिखा रहे हैं उनमें भी ये खौफ होना चाहिए कि प्रशासन उन पर भी सख्ती करेगा। दीपक राठौर हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी दीपक जी, बताएं। जी रखिए अपनी बात। लगता है संपर्क इधर भी टूटा है, हम संपर्क बनाएंगे। के बख्श सिंह साहब हमारे राजनीतिक संपादक हमारे साथ हैं, बहुत इस तरह के मामलों पर आप लिखते रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि कन्विंस कराने में पुलिस इस तरह के मामलों में नाकामयाब हो जाती है और कहीं ना कहीं जाकर के बाद में से इस तरह के लोग छूट जाते हैं, ये होता है। तो किस तरह से प्रशासन को मुस्तैद होना चाहिए? इकबाल की बात की थी एसपी सिंह साहब ने, वो इकबाल बना रहना चाहिए और कोर्ट से भी इस तरह के लोगों को सजा मिल पाए। क्या वैसा हो पाता है व्यवहारिक रूप से? जैसे मैं पूर्व में कहा था कि सरकार का इकबाल बिल्कुल समाप्त हो चुका है, पुलिस का इकबाल समाप्त हो गया, प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है जी। और जहां तक आपने कोर्ट की बात की है, जब अधिकारियों को एक विशेष जाति के वे लोगों को थानों में पोस्ट किया जाएगा, जातिगत के आधार पर पोस्टिंग होगी, तब उनका खौफ कहां रहेगा पुलिस पे? और वो काम भी नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं, उनको ये भी नहीं मालूम कि अगर हम ऐसा दंगे पे काबू पा लिए तो सरकार नाराज हो जाएगी। समस्या यह है कि पोस्टिंग ट्रांसफर जो हो रहे हैं ये एक जाति आधार पर, व्यक्ति आधार पर, और जैसा कि एसपी सिंह साहब ने कहा कि थानों में जो तैनाती हो रहा है पैसा लेके हो रही है, थानेदार उन्हीं का अपराधियों को संरक्षण भी देता है
तो दंगा कैसे रुकेगा? जी बिल्कुल, मैं आपको यहां रोकना चाहूंगा। कन्नौज की अगर हम बात करते हैं तो बिगड़े हालात के बाद अमन शांति के लिए के न्यूज घटना की रिपोर्टिंग में सबसे अव्वल रहा है और जिले भर में लोग चैनल की तारीफ भी कर रहे हैं। हम आपको बता दें, कन्नौज के जिला अधिकारी अनुज कुमार झा, एसपी कलानिधि नैथानी और सांसद डिंपल यादव के प्रतिनिधि नवाब सिंह यादव और कांग्रेस के प्रांतीय नेता विवेक नारायण मिश्रा ने कैमरे पर इस घटना की कवरेज के लिए के न्यूज की तारीफ की है। के न्यूज का दायित्व काफी अच्छे से निर्वहन हुआ है और मैं समझता हूं कि अफवाह को सप्रेस करने में और अच्छी बातों को आगे बढ़ाने में, एक दूसरे के सहयोग को आगे बढ़ाने में बहुत ही अच्छे, सबसे ही अपील करेंगे कि आपस में सौहार्द बनाए रखें, एक दूसरे के त्यौहार मनाएं, एक दूसरे के जो धार्मिक स्थल है, पूजा स्थल है, उनकी रक्षा मिलकर करेंगे, एक दूसरे के दुखों में, सुखों में, खुशी के पलों में मिलकर के शरीक होंगे। तो ये जो है आज उन्होंने पूरे शहर में किया। इसमें के न्यूज की बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि बराबर के न्यूज लोगों को समझाने की अपील, शांति बनाए रखने की अपील करता रहा और तमाम वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा बैठ के, आपस महापंचायत के द्वारा बैठ के संदेश देने की कोशिश के न्यूज ने की। इसलिए ये के न्यूज जो चैनल है वो बधाई का पात्र है, जो एक शांति बहाल करने में अपनी अहम भूमिका। जनता को यही संदेश है कि अपने परिवार, अपने मोहल्लावासी, अपने साथियों की जिम्मेदारी लें, उनके साथ मिलकर अमन पसंद लोगों को आगे करें और अगर कोई फिरका परस्त है, अराजक है तो उसका बहिष्कार करें। लोगों का खुद की भी पहल थी, हम बस उनके साथ हो लिए और ये हमने एक इस तरह से एक सबको हुजूम लेकर के यहाँ से चले, लोगों से कहा दुकानें खुलवाई, अमन चैन बहाल हो चुका है। अब आप सब लोग एक मिलजुल कर रहें और अफवाहों पर ध्यान न दें। सभी को पैम्फलेट्स बांटे गए। इससे पहले सभी ने एक शपथ यहाँ पर ली बड़ी जोश में सबके साथ और ये फैसला किया कि अब अमन चैन जो है वो बरकरार रहे। तो जैसा कि अभी बीच में हम देख रहे थे, कानपुर में भी आप लोगों की भूमिका बहुत अच्छी रही थी और कन्नौज में भी इस तरह से प्रसारण करके, अच्छी बातों का प्रसारण करके, अच्छे वैल्यूज का जो के न्यूज ने प्रसारण इस बीच किया है, काबिल तारीफ। और इस बीच बीजेपी के नेताओं ने आईजी से मुलाकात करके अपनी बात रखी और जिस तरह के हालात फिर से बन रहे हैं उसको लेकर के चिंता जाहिर की है। नहीं, जो हमने मांगे की है, महिलाओं को गिरफ्तार किया है। दंगा महिलाएं करती हैं, महिलाएं तो अपने आप को बचा लें और अपने बच्चों को बचा लें, यही सबसे बड़ी बात है। महिलाओं के खिलाफ दंगा के आरोप में उनको गिरफ्तार किया। ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जो 55-60 साल से ऊपर हैं, जो कहीं दूर भी नहीं फटक सकते, उन लोगों को गलत तरीके से गिरफ्तार किया। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो कानपुर महानगर में थे नहीं। मुझे लगता है कि शांत होते हुए कानपुर महानगर को शांति क्यों हो, इस पर की मंशा सरकार की और जिला प्रशासन की है। वो शांत होते हुए कानपुर महानगर को फिर अशांत करने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी एक करने में इन्होंने काम किया। हमने आईजी कानपुर से बात करी है, वो हमारी सभी बातों से सहमत हैं, लेकिन सहमति के पश्चात भी परिणाम जब तक नहीं निकलता, परिणाम का कोई आश्वासन नहीं, सिर्फ सहमति के ऊपर आश्वासन है। या तो सहमत ही हो, अगर सहमत हो तो परिणाम चाहिए। हम परिणाम के इंतजार करेंगे और परिणाम के लिए लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, 2 दिन से पूरे कानपुर में शांति है और पुलिस की ये रणनीति कहीं कानपुर को आग का गोला न बना दे। कानपुर में निर्दोष लोगों को थाना क्षेत्रों, 3 थाना क्षेत्रों में ये घटनाएं हुई हैं, परंतु कानपुर के 9 थाना क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मुकदमे दर्ज करा करके और फर्जी तरीके से बेगुनाह लोगों को बैठाया जा रहा है, उन पर कार्रवाई करी जा रही है। महिलाओं को, 2 महिलाओं को भी बैठाया गया है, उनको बंद किया गया है। देखिए, निर्दोषों को पुलिस बंद करके कानपुर के वातावरण को खराब कर रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग अमन चैन पसंद लोग हैं। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से आईजी महोदय से कह दिया है कि कानपुर में निर्दोष लोग अगर थानों में बैठा ले जाएंगे, बंद किए जाएंगे, तो हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत हम अमन चैन पसंद लोग अपना विरोध प्रदर्शन हित में करने के लिए मजबूर होंगे। अगर उससे कोई स्थिति बिगड़ती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी कानपुर प्रशासन की होगी। जो बूढ़े लोग हैं, जो वृद्ध महिलाएं हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और जो उस समय नहीं थे, जो बाहर से आए हैं, तो नेचुरली जो 50 साल से ऊपर वाले हैं, या उनका कहना था 55 साल वालों को भी पुलिस दबिश दे रही, तो ये गलत है। 50 से ऊपर का, इसमें जो भी हमारे पास वीडियो फुटेज है, मेजॉरिटी जो है 95% जो है 15 साल से लेकर 30 साल तक के लोग हैं, तो 50 से ऊपर का कोई प्रश्न नहीं उठता है। और दूसरी बात इनका था कि जो आरोपी हैं उनके पिता को पुलिस पकड़ कर लाई है। नेचुरली पिता का कोई दोष नहीं है, पुलिस लाई दबाव बनाने के लिए लाई है, जो पूछताछ करके उनके बारे में वेयर अबाउट्स करके फिर पुलिस। कानपुर में 2 दिन पहले हुए बवाल के बाद पुलिसिया कार्रवाई को लेकर क्षेत्रीय लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि पुलिस एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है, वहीं महिलाओं और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा जा रहा है।
इस पूरे मसले पर कानपुर के आईजी आशुतोष पांडे का कहना है कि किसी भी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजेश जायसवाल के साथ कानपुर से राहुल कटियार, के न्यूज। तो देखा आपने कि आईजी आशुतोष पांडे ने चिंता जाहिर की कि महिलाओं को उठा लिया गया, निशक्त जनों को उठा लिया गया, और उन्होंने खुद जिला प्रशासन से कहा कि इस तरह के मामलों को ना किया जाए, कम से कम महिलाओं को छोड़ा जाए। उसको लेकर के उन्होंने चिंता भी जाहिर की है। तो ऐसी बहुत से सवाल उठते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए। आईजी आशुतोष पांडे को सुना था, वो कह रहे हैं कि महिलाओं को लेकर के उन्होंने चिंता जताई कि महिलाओं को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, बच्चों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि इस पूरे मामले में प्रशासन में भी समन्वय नहीं है। हमारे साथ बड़े प्रशासनिक अधिकारी लखनऊ से एसपी सिंह साहब हैं, सीनियर आईएएस हैं। सिंह साहब, आपसे ही जानना चाहेंगे, सत्ता पक्ष का क्या इतना दबाव होता है कि प्रशासन में भी अब नहीं हो पाता है और सिर्फ एक तरह से खाना पूर्ति की जाती है कि बस गिरफ्तारी दिखानी है और जल्द से जल्द दिखाना है कि हां, हमने लोगों को गिरफ्तार किया है? देखिए, वर्तमान में जिला प्रशासन, सब जिलों की बात कर रहा हूं प्रदेश भर में, वो अंडर स्ट्रेस है, वो तनाव में है। उनको तटस्थता से काम करने में डर लग रहा है। उनको लगता है किसी को पकड़ लिया हमने, किसी मुद्दई को, कोई अपराधी को पकड़ लिया, कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता पक्ष से मिला हुआ हो, उनका कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो, उसको छू लिया तो हमारी कुर्सी हिल जाएगी। जहां ये पोजीशन बनेगी वहां दंगा रुक नहीं पाएगा। और ये कानपुर में मुझे जानकारी है, कुछ ऐसे अधिकारी तैनात हैं जो मुजफ्फरनगर में थे, उनके कार्यकाल में दंगा वहां हुआ और आज दंगा यहाँ कानपुर में हो रहा है। मुझे लग रहा है कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो दंगा कराने के विशेषज्ञ हैं और वो उनकी वजह से, चूंकि ढीले हैं, काम करते नहीं है, निरोधात्मक कार्रवाई करते नहीं है, दुनिया भर की जो पॉलिटिकल चीजें उनको करते हैं, तटस्थों के कार्रवाई करते नहीं, जनता का विश्वास जीतते नहीं। वो देखो, दंगा रोकने के लिए सबसे बड़ी चीज है जिला प्रशासन को जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा कि जिला प्रशासन सबके लिए है, जिला प्रशासन कल्याणकारी है, जिला प्रशासन हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, सभी जातियों का जिला प्रशासन। वो मैसेज अगर चला जाएगा, दंगा कभी नहीं हो सकता। हम 6 जिलों में कलेक्टर रहे हैं, कहीं दंगा, देखिए मैं फैजाबाद गया था बाबरी मस्जिद के बाद, मैं मुजफ्फरनगर गया था दंगों के बाद जी, कि दंगा रिपीट ना हो। देखिए, लोगों का विश्वास जीतना पड़ता है जी। आज स्थिति यह है कि कैसे दंगा रोकें, जब यही नहीं आपको फ्री हैंड है कि जो दोषी है उसको पकड़ो। अगर पकड़ लिया आपने तो ये आपको मैसेज दिया हुआ है, सत्ता पक्ष का है तो मत पकड़ना, दूसरे पक्ष का पकड़ लेना, तो दंगा रुक नहीं पाएगा। बिल्कुल विश्वास है जी। इस वक्त बहुत संवेदनशील मामला है कानपुर में, अगर ये कार्रवाई तटस्थ रूप से नहीं हुई तो दंगा बढ़ेगा। बिल्कुल, विश्वास जीतना बहुत जरूरी है और आपकी चिंता बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने जो बात रखी कि कुछ लोग, आपने साफ कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिला प्रशासन में, कानपुर की अगर हम बात करें या बाकी जिलों की हम बात करें, जो दंगा कराने में माहिर हैं, इस तरह की चीजों को रोकने में कम। ये बहुत बड़ी बात है आपकी तरफ से। एक दर्शक इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़ गए, उनकी बात पहले सुन लेते हैं। जी, अपनी बात रखिए, अपना नाम बताइए। जी 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 सर, मेरा नाम अक्षर भट्ट है जी, मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। मैं आपको और सिंह साहब को नमस्कार करता हूँ। सर, मैं ये कहना चाहूंगा सर, ये घटनाएं सिर्फ इसलिए घट रही हैं क्योंकि सर स्टेट में जो है रूल ऑफ लॉ की पूर्णतः कमी है। और मैं अक्षर भट्ट आप लोगों के माध्यम से ही कहना चाहूंगा, सिंह साहब को नमस्कार करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ कि आप इतना अच्छा कार्यक्रम चला रहे हैं। मैं सर इतना ही कहना चाहूंगा, आदम गौडवी साहब की लाइन है कि जो डलहौजी नहीं कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, जो डलहौजी नहीं कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे। रिश्वत देकर तो देखो ये हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि इन सबको जो है रूल ऑफ जो लॉ स्टेट में लक्ष्य के इस पर ध्यान देना चाहिए। इन सारे राजनेताओं को अपनी इच्छा शक्ति के साथ, दृढ़ता के साथ विधि सम्मत कार्य करना चाहिए। प्रशासन और राजनेताओं को अपनी जुगलबंदी बंद करके सिर्फ जनता के लिए बात रखनी चाहिए। जी, शुक्रिया शुक्रिया। कन्नौज से एक और दर्शक हमारे साथ हैं, दीपक वर्मा, उनकी भी बात सुन लेते हैं। जी दीपक जी। दीपक जी, संपर्क फिर टूटा है। दीपक जी से 2 बार इन्होंने कोशिश की हमसे बात करने की, लगता है तीसरी बार में जरूर इनसे हमारी बात हो पाएगी। इनकी इच्छा शक्ति को देखकर लग रहा है। और बहुत अच्छे हमारे दर्शक होते हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं और प्रोग्राम देखते अपनी बात भी रखना चाहते हैं और प्रोग्राम में शामिल होते हैं। और हम यही चाहते हैं, नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़िए। सीनियर संपादक के बख्श सिंह भी हमारे साथ हैं। सिंह साहब, आरोप है, बीजेपी का भी आरोप है कि माजूरों को, यानी निशक्तों को, महिलाओं को, बच्चों को, चाय पान वालों को जो कि शहर में ही नहीं थे, ये उन लोगों तक को गिरफ्तार इस वक्त किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे तरीके को आप कैसे देखते हैं? जैसा कि आपने कहा कि इकबाल पुलिस का खत्म होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, ये आप पहले कह चुके हैं।
मैं इसको दूसरे ढंग से कहूंगा। इकबाल की बात तो सरकारी और राजनीतिक इच्छा शक्ति बात तो है। अब जो पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन का जो हनक होती थी अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। पहले आपसे 2-3 दशक पहले ले जाए, जब गांव में कहीं एक चौकीदार पहुंच जाता था तब पूरा गांव में हाहाकार मच जाता था कि कुछ ना कुछ हुआ है। स्थिति यह है कि पुलिस का खौफ, जिला प्रशासन का खौफ जनता से बिल्कुल समाप्त हो चुका है। इसी वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इसलिए काम नहीं कर पा रहा है कि कहीं अगर इन अपराधियों की मैंने हेल्प कर दी, इन अपराधियों को मैंने गिरफ्तार कर लिया तो सरकार नाराज हो, सरकार नाराज हो तो हमें तुरंत हटा दिया जाएगा। तो जब तक अखिलेश सरकार ये दर पर घटना कानून व्यवस्था तब तक ठीक नहीं हो सकती। प्रशासन के अंदर भी महिलाओं को पकड़ने की बात है, भी समन्वय का अभाव आप देख रहे हैं। सारा तो बिल्कुल देख रहे हैं। प्रशासन के डीएम एसपी नहीं पड़े, डीएम किसी का आदमी है तो एसपी किसी का आदमी है। समस्या यही है। जी बिल्कुल, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। एक हमारे दर्शक आर.के. श्रीवास्तव हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी श्रीवास्तव जी बताएं। जी इमरान जी नमस्कार। नमस्कार। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा क्योंकि मैं आपके अभी ये आपका नया चैनल है और मैं विगत कुछ ज्यादा दिन पहले से आपसे नहीं जुड़ा हूँ। मैं सबसे पहले तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि मैं जो चैनल वर्षों से हम लोग देखते चले आ रहे हैं, बचपन से देखते चले आ रहे हैं, कहीं भी इस पूरे किसी भी एक चैनल पे कानपुर का कोई समाचार नहीं है। इसका बहुत ही अफसोस है मुझे, मगर बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता इस बात की है कि आज जैसा एक जागरूक चैनल भी है जो कि निर्भीक होकर के पूरे प्रदेश की खबरों को, और खास करके हमारे कानपुर शहर में पता नहीं किसकी नजर लग गई, जो ये दंगा हुआ, ये इतनी गलत वारदात हुई जिसकी पूरी की पूरी सूचना हम लोग को अक्षर प्रदान कर रहा है। बिल्कुल। आज मुझे इमरान जी सिर्फ इतना कहना है, मैं तो एक बहुत ही मामूली रोजमर्रा कमाने खाने वाला इंसान हूँ। जरा इन सफेद पोस्ट नेताओं को, इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति जिसके घर में बीवी बच्चे हैं, जो रोज अपनी दिहाड़ी कमा करके खाता है, वो बेचारा अगर दंगे की वजह से 2 दिन नहीं कमा पाता, उसके बच्चे क्या खाएंगे, कहाँ से दूध पिएंगे। जी बिल्कुल, आपकी यही बात को आर.के. श्रीवास्तव जी हम पहले दिन से उठा रहे हैं और के न्यूज ये प्रयास कर रहा है पूरी जिम्मेदारी के साथ। और आज भी हम इस मसले को लेकर इसलिए बैठे कि कहीं फिर से वही आक्रोश भड़क न जाए। प्रशासन अपना काम कर रहा है, उसको करना चाहिए और वो अपना काम जानता भी है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस चक्कर में एक बार फिर से मुसीबत का पहाड़ खड़ा हो जाए, जिसको हम सब लोग पिछले दिनों भुगत चुके हैं, देख चुके हैं। आप हमें लगातार देखते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप देखते रहिए और अपनी बात, अपने सुझाव, अपने विचार भी हम तक पहुंचाते रहिए। बहुत शुक्रिया आपका। एक प्रदीप दीक्षित जी भी हमारे साथ हैं, लखनऊ से हमारे दर्शक। पहले उनसे भी बात कर लेते, फिर अपने मेहमानों के पास चलेंगे। जी प्रदीप जी बताएं। सर मैं लखनऊ से प्रदीप दीक्षित हूँ, किसान हूँ जी। और मैं एक्चुअली हम लोगों को किसान का जो नुकसान हुआ पिछले साल का, इस साल का, और अभी भी सूखे से पीड़ित हैं, कोई मुआवजा सरकार की तरफ से नहीं मिला। कहा खूब जाता है कि ये मिलेगा वो मिलेगा और कितने जिलों में बटा, लेकिन हमारे यहाँ हरदोई का, मैं फार्मर हूँ एक्चुअली, मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो कोई भी मुआवजा हम लोगों को नहीं मिला अभी तक। बिल्कुल। और कभी कहते हैं बजट नहीं, कभी कहते हैं छोटे किसान मिले, कभी कहते हैं बड़े किसान मिलेगा। जो मंझोला किसान है वो बेचारा झूल रहा है इधर से उधर। इस पर हम अपने खास मेहमानों को लेकर के, विशेषज्ञों को लेकर हम जरूर बैठेंगे और आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, इस पर भी हम बात करेंगे और आपकी इस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप दीक्षित जी। एक बार फिर रुख करते हैं लखनऊ का, जहां हमारे 2 खास मेहमान हैं। डॉक्टर एसपी सिंह साहब से बात करेंगे, सीनियर आईएएस अफसर हैं। सिंह साहब, आज के इस दौर में हमने पहले भी जिक्र किया कि कैमरा है, सीसीटीवी फुटेज है और बहुत सारे कॉल ट्रेस किए जा सकते हैं इस तरह के लोगों के जो इस तरह की हरकत करते हैं। पुलिस इनका इस्तेमाल भी करती है। लोगों को कन्विंस करने में फिर पुलिस को क्या दिक्कत हो रही है, जो कि इस तरह से महिलाओं को उठा लिया जा रहा है, माजूरों को उठा लिया जा रहा है, बच्चों को उठा लिया जा रहा है। जब आपके पास फुटेज है तो आप दिखाइए उनको कि आप थे और अंदर कीजिए। कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल तो पुलिस कर सकती है, जैसा कि पुलिस खुद शुरू से कहती रही है। देखिए, इतना प्रचार हुआ कि कानपुर का कंट्रोल रूम बना है, हाईली डिजिटल है, सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, चारों तरफ बहुत तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। तमाम प्रचार हुआ पहले। और अब देखिए, आपको याद हो कि डॉक्टरों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था कानपुर में और काफी बड़ा बवाल हुआ था उसमें भी। और फिर तमाम प्रशासन के लोग जो हाई कोर्ट तक उनकी खिंचाई हुई थी। मैं आपको बता रहा हूं, दंगे में भी अगर सख्ती करके उन नेतागणों को, और मुझे जानकारी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा चूंकि ये नेशनल चैनल है, उन नेतागणों को, दोनों पक्षों के, 2 पक्षों की आप बात मेरी समझ रहे होंगे, दोनों पक्षों के वो नेतागण
जिन्होंने कानपुर में डॉक्टरों के ऊपर लाठीचार्ज और वो सब कराया था, वही नेतागण आज इस दंगे के लिए जिम्मेदार हैं। जिला प्रशासन की हिम्मत नहीं है उन नेताओं के गरिमाण को पकड़ने की, वो केवल खानापूरी करके महिलाओं को, बच्चों को, निर्दोषों को पकड़ रहे हैं। मैं कहता हूं दोनों पक्षों के जो अहम नेतागण हैं जी, सबको जानकारी है कानपुर में कौन कौन किसने दंगा कराया, उनको पकड़ने की हिम्मत नहीं है। उनको पकड़ के एनएसए में बंद करें। अगर उनको पकड़ लिया गया तो पूरा सत्ता पक्ष की बदनामी का डर लग रहा है इनको, इसलिए वो नहीं पकड़ रहे हैं। आज जिला प्रशासन विवश है। जिला प्रशासन का जो कमिटमेंट है वो नेताओं के प्रति है। जिला प्रशासन का कमिटमेंट जनहित में नहीं है, लोगों के प्रति नहीं है। वो लोग हित से परे हट चुके हैं, इसलिए इस तरह के दंगे हो रहे हैं। और अगर ऐसा ही होता रहा तो दंगे निरंतर होते रहेंगे। तो इसका मतलब यह है कि फिर इस तरह प्रशासन की इस लापरवाही का या प्रशासन के इस दब्बूपन का या इस दबाव का शिकार बेचारे वो लोग बनेंगे जो खुद दंगे से पीड़ित हैं और वही जाकर के जेलों में भरे जाएंगे ये अपने आप। लेकिन उमेश हमारे दर्शक लखनऊ से जुड़ रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं जानते हैं। जी उमेश जी, लगता है उमेश जी भी हमारे साथ नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले जुड़े थे वो हमारे साथ। हम दोबारा उनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे दर्शक जरूर हमारे साथ जुड़े, आप हमें लगातार फोन करते रहें। दुर्गेश एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। दुर्गेश जी बताइए। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद है। अच्छा दुर्गा प्रसाद जी, माफ कीजिएगा, स्वागत है आपका के न्यूज पर, बताइए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कानपुर सुलग रहा है और मैंने 2-3 दंगे देखे। मेरी उम्र करीब 69 साल 58 साल के आसपास है जी। और इसमें जो है, हेलो जी हाँ हेलो हाँ सुन रहे हैं आपको, बताएं। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी उम्र करीब 58 साल है। मैं 2-3 दंगे कानपुर के देख चुका हूँ जी। इसमें अब जो दंगे होंगे तो उसमें 30% लोगों का बड़ा फायदा हो जाएगा। ये आप समझदार है, खुद सोच सकते हैं। जी जी जी। अब बाकी जो 70% लोग हैं वो कुछ तो भूख से मर जाएंगे, कुछ बीमारी से मर जाएंगे जी, अब कुछ खौफ से मर जाएंगे। बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है जी। बिल्कुल, आपका इतना अनुभव है कानपुर का और आपने खुद देखा है हालातों को, आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के हालात दोबारा पैदा ही ना हो? कोई मैसेज देना चाहेंगे पूरे समाज को, कानपुर को, फतेहपुर को, कन्नौज को, पूरे यूपी को? लगता है उमेश जी, दुर्गा प्रसाद जी का संपर्क भी हमारे साथ टूटा है, लेकिन हम जो उनसे जानना चाह रहे थे कि अपने अनुभव का हमें लाभ देते, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो सीनियर हैं, वो हमें जरूर बता सकते हैं कि कैसे इस तरह के मामलों में आपसी समन्वय से जो है इस तरह के मामलों को रोका जा सकता है। अशोक पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इलाहाबाद से, उनसे बात कर लेते हैं। जी अशोक जी बताएं। हाँ साहब बताएं। हेलो। हाँ सर, इरफान सर को बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार जो है के न्यूज पे ऐसे दंगे जिसको दिखाया जा रहा है और ये दंगा देख के हर व्यक्ति दहल जाएगा। और मैं सुप्रताप सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे मुद्दे पे एक वरिष्ठ अधिकारी जाकर किसी स्टेडियो में बैठता है तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। जी बिल्कुल, हमने इसलिए डॉक्टर एसपी सिंह साहब और के बख्श सिंह को बैठाया है कि वो इस चीजों को बहुत बेहतर ढंग से इसका एनालिसिस कर सकते हैं, हमारे साथ बांट सकते हैं। और एसपी सिंह साहब तो अभी भी ओहदे पर हैं और वो जानते हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति को और बहुत बेबाक तरीके से वो कह भी रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक और हमारे दर्शक जुड़ गए, उमेश लखनऊ से, बार बार इनसे संपर्क टूटा था। उमेश जी बताइए। टेलीविजन सेट का ऑडियो कम कर लीजिए तो हम बेहतर तरीके से बात कर पाएंगे उमेश जी। हाँ नहीं, हमारा तो ऑडियो बहुत कम है। हाँ जी बताइए। हाँ जी, पहले तो आपको मैं भाई साहब इसकी मुबारकबाद दूंगा कि आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है, शुक्रिया। लेकिन आपके जो 2 एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जी, मुझे हंसी आ रही है के बख्श सिंह साहब पे कि जितनी बातें उन्होंने कही हैं सारी बिल्कुल हंसी की बातें की हैं। अरे यार, अब इतनी शिक्षा का प्रसार हो गया है, लोग गांव-गांव में ग्रेजुएट किसान बैठे हुए हैं। एक कांस्टेबल को आप हवाला दे रहे हैं कि वो चौकीदार पहुंचता था तो गांव वाले डर जाते थे। क्या बात करते हैं आप? जो बात हो रही है उस टॉपिक पे आइए, टॉपिक पे बात कीजिए। टॉपिक है इस वक्त कानपुर में फसाद का और वहां पर पकड़े जाने का। डॉक्टर एसपी सिंह साहब ने बहुत अच्छी बड़ी लॉजिकल बातें कही हैं। वो पुलिस प्रशासन के आदमी है, बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत अच्छा कहे। मुजफ्फरनगर भी देखा है,
बताइए, डीजीपी वालों को आपने भी बुला के उनका पक्ष रखा। मुजफ्फरपुर की जब बात आती है तो एसपी सिंह साहब से पूछिए कि वहां पर दंगाइयों को अवार्ड दिए गए। मैं आपको बता दूं उमेश जी, माफी चाहते हुए बहुत विनम्रता के साथ, कि के बख्श सिंह जी पुराने वक्त की बात कर रहे थे, जब एक इकबाल हुआ करता था पुलिस का कि एक होमगार्ड का जवान भी पहुंच जाया करता था अगर गांव में, तो उसकी बात सुनी जाती थी, उसका खौफ होता था। उस वक्त की बात कर रहे थे, ये इस वक्त की बात नहीं कर रहे थे। इसलिए बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। हम लौटेंगे के बख्श सिंह जी के पास, उनसे भी बात करेंगे, डॉक्टर एसपी सिंह साहब से भी बात करेंगे इस मामले में। आप हमारे साथ बोलिए, हमारे साथ जुड़िए, अपनी बात रखिए। फोन नंबर हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, आप देखिए और फोन कीजिए। एसपी सिंह साहब सीनियर आईएएस हमारे साथ लखनऊ से हैं, और के बख्श सिंह साहब जो कि राजनीतिक संपादक हैं वो भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। एसपी सिंह साहब, आपसे एक बार फिर मैं जानना चाहूंगा, इस तरह के मामलों में अफवाह तंत्र बहुत जबरदस्त काम करता है जब ये दंगे का माहौल बनता है, और इसको भी बाकायदा एक तंत्र होता है जिसके जरिए धीरे धीरे कोई भी पक्ष हो, दोनों पक्षों की तरफ से जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्या पुलिस इस तरह के अफवाह तंत्र पर काबू करने में या प्रशासन के लोग कामयाब हो पाए हैं या हो सकते हैं? क्योंकि ये अचानक से फिर गायब हो जाता है, लेकिन जब अफवाह का वक्त आता है तो फिर अचानक अफवाहें फैलने लगती हैं। आपको क्या लगता है, जब गिरफ्तारियां हो रही हैं या धरपकड़ हो रही है, पहचान हो रही है, तो अफवाह तंत्र को भी इस वक्त उसकी गर्दन तोड़ने की भी जरूरत है? करेक्ट। देखिए, मुझे आश्चर्य हो जब कन्नौज में दंगा अभी भी हो रहा है या चल रहा है, उसमें आईजी लेवल का अधिकारी ये कह रहा है कि इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। अरे भाई, इंटेलिजेंस किसके अंडर में है? आप देखिए, प्रदेश के जिले के अंदर जो एसएसपी होता है, एसपी होता है, उसके अंडर में सीओ इंटेलिजेंस होता है, एलआईयू, वो सीधा एसपी को रिपोर्ट करता है जी। अरे आप खुद कह रहे हैं आईजी होके कि इंटेलिजेंस फेलियर है, तो आप अपने वहां से हटिए ना उस पद से, आपकी फेलियर है ये। मैं इसलिए कह रहा हूं, इंटेलिजेंस नेटवर्क को कमजोर किसने किया है? सिफारिशदार ने। इंटेलिजेंस को आप स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं देते हैं। उसमें जितने अधिकारी अच्छे होते हैं उन अधिकारियों को हटा देते हैं। आप उसमें ऐसे अधिकारियों को तैनात कर रहे हैं, कर्मचारियों की तैनाती कर रहे हैं जिनका वहां रहने में रुचि नहीं है। उनको डंपिंग ग्राउंड बना रखा है अपने इंटेलिजेंस विभाग को। तो कहां से वो इंटेलिजेंस कलेक्ट करेंगे? बिल्कुल, उसको प्रभावी इंटेलिजेंस कलेक्ट हो तो प्रिवेंटिव एक्शन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। दंगा होने की संभावना है तो क्या किया जाए? अफवाह फैलने से रोका जाए, जो समितियां हैं उनको मजबूत किया जाए, जो मोहल्ला समितियां होती हैं, सिविल डिफेंस को मजबूत किया जाए जी, इस पे काम कराए, उनकी मीटिंग हो। वर्षों तक मीटिंग नहीं होती है सिविल डिफेंस की, बिल्कुल जिलाधिकारी किया करते थे, रेगुलर हुआ करती थी त्रैमासिक बैठक, वो नहीं होती है। जनता का विश्वास कैसे जीते? बिल्कुल, जनता का विश्वास आपको इंटेलिजेंस का काम करती है, जनता खुद बताती है। तमाम ऐसे मुखबिर होते हैं, लोग होते हैं, बताते हैं कि साहब इस मोहल्ले में ये अफवाह फैली हुई है। तो कहीं नहीं वो विश्वास खो गया है और उसी का नुकसान उठाना पड़ रहा है शहरों को। के बख्श सिंह साहब, चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे, एसपी सिंह साहब कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को बार बार इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। क्या सिर्फ यही एक वजह है जिसकी वजह से इस तरह के मामले बढ़ते हैं? जो भी राजनीतिक दबाव होता है सत्ता पक्ष की तरफ से, या जो गिरफ्तारियां हो रही वो एक पक्ष की हो, इसका दबाव होता है, या और भी वजह लगती है? और आपको क्या लगता है कि समन्वय जो टूट रहा है वो वापस आना चाहिए? और अगर प्रशासन गिरफ्तारियां कर रहा है या कार्रवाई कर रहा है वहां तक तो उसका काम है ही, लेकिन इसके अलावा भी आपको लगता है कि प्रशासन को अब और अपनी जिम्मेदारी इससे बढ़कर निभानी चाहिए कि जिस तरह से माहौल बनता है उसको पहले से कैसा रोका जाए, या लोगों को किस तरह से ये समझाइश पहले से दी जाती रहे कि इस तरह के माहौल न बनाया जाए, या बने तो क्या किया जाए? ये तमाम चीजों को अब देखने की जरूरत है, प्रशासन को इस दिशा में काम करने की जरूरत है, और क्या कुछ हो सकता है? नहीं, जागरूकता फैलाने की जरूरत प्रशासन को है, लेकिन मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं, अगर जिला प्रशासन, एसपी या कप्तान या जिला अधिकारी चाह ले तो दंगा अपराध हो ही नहीं सकता, लेकिन उसकी मजबूरी है कि ऊपर से फोन ना जाना जी। और जिस समय जिला प्रशासन सोच ले कि अब दंगे नहीं होंगे, अपराध नहीं बढ़ेंगे, बढ़ ही नहीं सकते। वही मैं पहले जो कह रहा था, जैसे कि अभी एक दर्शक बोल रहे थे के बख्श सिंह गांव में इकबाल खत्म हो गया, जो इनका वो कहते हैं कि जो इनकी हनक थी वो खत्म हो गई, इसी वजह से सब हो रहा है। और जहाँ तक सत्ताधारी पक्ष के ऊपर से दबाव की, इसमें कोई दो राय नहीं। एसपी सिंह पहले की जो जब तक सत्ता पक्ष राजनीतिक इच्छा शक्ति न कर ले कि अब दंगे नहीं होंगे तो नहीं होंगे, क्योंकि दो पार्टियों की बात कही, हम भी पार्टी किसी काम नहीं लेंगे, दोनों का इस दंगों से फायदा है। बिल्कुल, तो हमारी इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही निकल कर आ रहा है कि, और दर्शक भी यही बात कह रहे थे कि
कहीं ना कहीं प्रशासन अगर दबाव में है तो उसको इस दबाव से निजात पानी चाहिए। पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, ताकि जो वाकई गुनहगार हैं उन्हें सजा मिल सके। वरना ऐसा ना हो कि कोई शख्स कहे कि गुनहगारों में हूं शामिल, गुनाहों से नहीं वाकिफ, सजा तो जानता हूं मैं, खुदा जाने खता क्या है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, हमारे दर्शकों का भी नमस्कार।